हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में 14 से 17 अगस्त 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। आज जिन प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है उनमें पहला है, भारत की चिंताओं के बावजूद श्रीलंका ने चीनी जासूसी पोत को अपने यहां आने की अनुमति दी। दूसरा, भारत ने एक टोही विमान अपने पड़ोसी देश को दिया है। यह देश कौन सा है? इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च पुल भारत में बनकर तैयार हो गया है। और चौथा, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के दिन किस संस्था द्वारा धरातल से 30 किलोमीटर ऊपर तिरंगा फहराया गया। और अंत में, प्रसिद्ध लेखक और बुकर पुरस्कार प्राप्त सलमान रश्दी पर किस देश में मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया है। इन समस्त घटनाओं को आज विस्तृत रूप में जानेंगे। पूरा एपिसोड महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी जासूसी पोत को अपने बंदरगाह पर आने दिया है? आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। भारत की आपत्ति के बावजूद श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी पोत युवान वांग 5, इसका नाम अच्छी तरह याद रखिएगा, युवांग वांग 5 को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी है। और यह चीनी जासूसी पोत 16 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचकर लंगर डाल भी दिया है। इस पोत के 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में रुकने की योजना है। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो इसके संबंध में मैंने बताया था। आज मैं फिर से बता दूं कि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिण में मौजूद है। और यह बंदरगाह चीन ने ही विकसित किया है। चीन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है श्रीलंका में, उसी के तहत इस बंदरगाह को चीन ने ही विकसित किया है। आइए थोड़ी इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला यह पोत पहले 11 से 17 अगस्त के बीच हम्बनटोटा पर रुकने वाला था, किंतु भारत के विरोध के कारण श्रीलंका सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब इसके आगमन से भारत काफी चिंतित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस पोत में लगी ट्रैकिंग एंटीना और अत्याधुनिक सेंसर भारत के दक्षिणी हिस्से के अधिकांश मिसाइल और सैन्य गतिविधियों के अलावा जितनी भी ढांचागत परियोजनाएं यहां पर हैं, उन सब पर करीबी निगरानी करने की क्षमता रखता है। मैप में इस चीज को देखिए, हम्बनटोटा श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिण में मौजूद है और यहीं पर चीन का यह जासूसी जो जहाज है आकर लंगर डाले हुए हैं। यहाँ कोलंबो आप देख रहे हो, ये श्रीलंका के पश्चिमी तट पर मौजूद है। दक्षिणी भाग में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, यहीं से वो संपूर्ण दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है, इस पर वो निगरानी करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ओडिशा के तट पर यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम अब आइलैंड है, जहां पर मिसाइल परीक्षण होते हैं भारत के, वहां तक वो निगरानी कर सकता है। और यही हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इस जहाज के माध्यम से उड़ीसा से होने वाली किसी भी मिसाइल के टेस्ट का पता लगाया जा सकता है और इसकी मदद से चीन उस खास मिसाइल की परफॉर्मेंस और उसकी सटीक रेंज के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकता है। दोस्तों, चीन ने श्रीलंका में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर भारी निवेश किया हुआ है और हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के द्वारा ही निर्मित है, जिसमें उसने करीब $1.4 बिलियन का निवेश किया है। साथ ही इस हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए पट्टे यानी लीज पर भी चीन ने ले लिया है। भारत की चिंता का एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि चीन का यह जासूसी जहाज समुद्र में सर्वे कर सकता है, जिससे हिंद महासागर में सबमरीन से जुड़े जो पनडुब्बियां हैं भारत की और उनसे जुड़े जो भी ऑपरेशंस होंगे उसमें उसे मदद मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर की संपूर्ण जानकारी वो अब हासिल कर सकता है। हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार स्वरूप सौंपा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों, एक ओर जहां श्रीलंका ने चीनी पोत को अपने यहां बुलाकर भारत को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार 15 अगस्त को जब हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी दिन भारत ने एक बड़े पड़ोसी या बड़े भाई और मित्र का धर्म निभाते हुए श्रीलंका को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच 2018 में नई दिल्ली में हुए रक्षा संवाद के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत से 2 डॉर्नियर टोही विमान हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी और इसी के तहत भारत ने यह पहला डॉर्नियर विमान श्रीलंका को दिया है।
इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य ही उड़ा पाएंगे और इन लोगों को 4 महीनों तक भारत में खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों, भारत द्वारा श्रीलंका को डॉर्नियर टोही विमान ऐसे समय में सौंपा गया है जब श्रीलंका ने भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए चीनी जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। एक दिन बाद ही 15 अगस्त को हमने यह विमान उसे सौंपा है। एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को ही चीन का यह जासूसी पोत श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा पर एक सप्ताह के लिए लंगर डाल दिया है। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बनकर तैयार हो गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बसे कौड़ी गांव के पास दुनिया का सबसे ऊंचा अर्धचंद्राकार अर्थात आर्च पुल बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इस आर्च पुल की ऊंचाई चिनाब नदी की तल से या उसकी सतह से 359 मीटर है। 359 मीटर हाइट है चिनाब नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित इस आर्च पुल से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मार्ग गुजरेगी। इस मार्ग को ध्यान रखिएगा। उधमपुर से बारामूला जाने के लिए जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल मार्ग है वो इसी आर्च पुल के ऊपर से होकर गुजरेगी। चिनाब ब्रिज, जी हाँ, चूंकि ये चिनाब नदी के ऊपर बनी है इसलिए इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है कि नाम से जाना जाने वाला यह पुल इस साल दिसंबर तक रेल यातायात के लिए चालू कर दी जाएगी। इसकी विशेषता यह है कि यह पुल पेरिस की एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है और इसकी लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है? आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। दोस्तों, इस ध्वज को एक गुब्बारे की मदद से पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया था। ये सारे कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किए गए थे। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर हाल ही में किस देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले का शिकार होना पड़ा है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर पिछले दिनों अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम अतिवादियों द्वारा हमला किया गया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों, भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी, जिनकी उम्र अभी 75 वर्ष है, वे पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। 1988 में उनके द्वारा लिखे उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर वे लगातार बने हुए थे। दोस्तों, द सैटेनिक वर्सेस जब यह पुस्तक लिखी गई तो भारत में 1 महीने के अंदर ही भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था, अक्टूबर 1988 में। चरमपंथियों का कहना है कि इसमें मुस्लिम विरोधी बातें लिखी गई हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता, जो धार्मिक नेता थे, अयातुल्लाह खोमेनी, उन्होंने 1989 में उनके विरुद्ध फतवा जारी किया था। इस फतवे के कारण सलमान रुश्दी को करीब 9 वर्षों तक, कह सकते 1 दशक तक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी थी। आइए सलमान रुश्दी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर अहमद सलमान रुश्दी, ये इनका पूरा नाम है और सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें दी गई है। वे एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार। इनका जन्म मुंबई, भारत में हुआ था, किंतु अब वे ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन से प्रसिद्धि पाई थी। ये उनका दूसरा उपन्यास ही था, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी और इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था और इसके लिए उन्हें 1981 में ही बुकर पुरस्कार मिला था। सलमान रुश्दी की चौथी पुस्तक या उपन्यास थी द सैटेनिक वर्सेस, जो 1988 में प्रकाशित हुई थी और इसी पुस्तक को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हुए थे और मुस्लिम चरमपंथियों के निशाने पर वे आ गए थे। इसका मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से कई देशों में विरोध हुआ, लगभग सभी मुस्लिम कंट्री में इसका विरोध हुआ था। विरोध के कारण भारत में भी इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के 1 महीने के अंदर ही भारत में, उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस पुस्तक पर बैन
कर दी गई थी, किंतु दुनिया के दूसरे देशों में, यहाँ तक कि ईरान में जहाँ इसे इनके विरुद्ध फतवा जारी किया गया, वहाँ भी 6 महीने के पश्चात इस पुस्तक पर बैन लगाई गई थी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के कारण उन्हें लगभग 1 दशक तक भूमिगत होकर अपनी जान की रक्षा करनी पड़ी थी। दोस्तों, सलमान रुश्दी पर हुए हमले की विश्वव्यापी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, तो दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हमले की निंदा करते हुए हैरानी जताई है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।